हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिज़िक्स आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर 10th क्लास के साइंस के टॉपिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ 11 से मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चलिए शुरू करते हैं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप इस लेसन की ही तरह और लेसन्स के भी MCQs यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्नों को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप वहां से जाकर सारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं MCQs। पहला MCQ है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक टर्म्स हैं उनको जानना होगा, जैसे कि परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है और टकरा के उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वो आ रहा होता है। जैसे मान लीजिए हवा में से होता हुआ प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है और टकरा कर वापस हवा में ही चला जाता है। तो इस तरह के फिनोमिना को, इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आती है अपवर्तन पर। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आ रहा होता है तो और दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसकी गति में परिवर्तन आने के कारण और डिफरेंट जो उसकी तरंग दैर्घ्य होती हैं उनकी गति में अलग अलग परिवर्तन आता है, जिस कारण क्या है, उसकी जो मुख्य जो प्रकाश की किरण होती है, किरण पुंज होता है, उसमें उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाता है। सारांश में अगर बात की जाए तो प्रकाश का अपवर्तन जब कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है, जाता है, तब उसके पथ में कुछ परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसके रास्ते में कुछ परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वह बदलाव कुछ और नहीं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आती है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है जब प्रकाश जा रहा होता है, गमन कर रहा होता है, अब उसके रास्ते में कुछ छोटे या बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, कण आ जाते हैं हवा में, जैसे मिट्टी के धूल कण होते हैं या फिर कोई वाटर वेपर्स होते हैं, जल वाष्प कण होते हैं, या कोई भी अन्य जो भी कण आते हैं, छोटे बड़े जितने भी कण, जैसे भी कण आते हैं, तब या किसी गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, तो जो भी उसके रास्ते में आते हैं प्रकाश के, तो उनसे टकरा कर प्रकाश उनकी तरंग दैर्घ्य के अनुसार अलग अलग दिशा में बिखर जाता है। और प्रकाश का कणों के साथ टकराकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यह भी दो प्रकार का होता है, यह तरंग दैर्घ्य के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का प्रकीर्णन होगा। और इसमें एक टर्म और नहीं दी हुई है, प्रकाश का विक्षेपण। बच्चे अक्सर प्रकाश के प्रकीर्णन और विक्षेपण में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं विक्षेपण भी बताना चाहूँगा यहाँ पर। विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण होता है जब प्रकाश क्या है, प्रिज्म से पास करता है। प्रिज्म समझते हैं, आपने देखा होगा प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब प्रकाश पास करता है, गुजरता है, तब एक फेस से प्रकाश जब पड़ता है और दूसरे फेस से जब बाहर निकलता है, तब प्रकाश 7 रंगों में, 7 रंग कहना उचित नहीं होगा यहाँ पर, 7 अलग अलग जो तरंग दैर्घ्य होती हैं उन सब में विभाजित हो जाता है। 7 नहीं होती वैसे तो, 7 के अलावा और बहुत होती हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं तरंग दैर्घ्य के वो 7 कहे जाते हैं एक बार स्टडी करने के लिए। वैसे उन 7 तरंग दैर्घ्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये एक रेफरेंस होती हैं, यानी कि इनके आगे भी कुछ तरंग दैर्घ्य होती हैं, इनके आसपास की बहुत सारी तरंग दैर्घ्य होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य एक प्रकाश की किरण के अंदर होती हैं। जब यह प्रिज्म से पास करती हैं तो ये अपनी अपनी तरंग दैर्घ्यों में अलग अलग विभाजित हो जाती हैं।
सारांश में अगर बात की जाए, श्वेत यानी कि सफ़ेद प्रकाश की किरण का एक प्रिज्म में से गुजरने पर उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्यों में विभाजित हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यानी ध्यान दीजिए, विक्षेपण और प्रकीर्णन में कंफ्यूज नहीं होना है। विक्षेपण का अर्थ होता है जब वह प्रिज्म से पास करने पर अपने अपनी तरंग दैर्ध्यों में विभाजित हो जाता है और उनकी जो प्लेन होता है, जिस एक प्लेन में वो जा रही होती हैं, वो हमेशा एक ही रहता है विक्षेपण के अंदर। लेकिन स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के अंदर वो किसी भी दिशा में बिखर के जा सकता है प्रकाश। स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन और विक्षेपण में यही अंतर है कि प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन के अंदर वो टकराकर किसी भी दिशा में जाता है और टकराने के कारण होता है प्रकीर्णन, और विक्षेपण होता है प्रिज्म में से या प्रिज्म के आकार की किसी भी वस्तु में से जब प्रकाश पास करता है तब उसमें से जो विभाजन होता है प्रकाश की किरणों का, उसको कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। और उसमें जो प्लेन होता है वो एक ही रहता है, सेम ही रहता है। चलिए पहले प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं कि क्या उत्तर बनना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं आकाश के रंग की। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन की अगर बात करें, प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता है, किस तरंग दैर्ध्य का सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन उस तरंग दैर्ध्य का सबसे ज़्यादा होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये इस प्रश्न में भी आएंगे, आने वाले और प्रश्न में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो जब सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती पर आती हैं तो आसमान में, हमारे वातावरण में एंटर करते ही तो वहाँ उसको बहुत सारे वायुमंडल के कणों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर प्रकाश सारा बिखर जाता है और हमारी तक प्रकाश पहुँचते पहुँचते उसमें से जो नीले तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो वातावरण में, आसमान में फैल जाती हैं, जिस कारण हमें आसमान नीला नजर आता है। यानी कि इसका उत्तर क्या हुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। आप जानते हैं मानव नेत्र के बारे में, अच्छी तरह आपने स्टडी किया हुआ है। मानव नेत्र के अंदर क्या चीज़ मुख्य होती है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, दृष्टि पटल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। तीसरा प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र जो हमारी आंख के पीछे जो एक प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का होता है? काल्पनिक, सीधा या छोटा, काल्पनिक उल्टा या बड़ा, वास्तविक उल्टा या छोटा, वास्तविक उल्टा या बड़ा। पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि जब भी बात आती है, इनमें से हम पहले जो ऑप्शन काटते हैं, कौन कौन सी ऑप्शन कटेंगे इसमें से? देखिए, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा काल्पनिक इसमें ओके है। काल्पनिक उल्टा, ये ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा बनता है। पहली ऑप्शन हो सकती है वास्तविक उल्टा, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, दूसरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब कहीं नहीं बनता, किसी भी केस में नहीं बनता। जब भी प्रतिबिंब बनते हैं या तो वो काल्पनिक और सीधा बनेगा या वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर नेत्र की बात करें तो नेत्र में, क्योंकि दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो किस तरह का प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तीसरी ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और छोटा। चौथा प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चांद पर खड़ा आदमी, और आपके लिए आसमान कैसा है? जब हम धरती पर हैं तब हमारे लिए आसमान कैसा है? नीला। पर जब हम आकाश की बात करें, आकाश में क्या है? वायुमंडल है। चलो एक और बात करते हैं, वायुमंडल या आकाश का रंग किस कारण होता है? नीला होता है
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है? वायुमंडल के कारण। धरती का अपना वायुमंडल है, वो भी कुछ किलोमीटर्स तक ही है। पूरे सौरमंडल में तो वातावरण नहीं है। जब पूरे सौरमंडल में वायुमंडल नहीं है तब वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश वहाँ से सीधा निकल जाएगा और वहाँ पर उसका रास्ता या पथ दिखाई भी नहीं देगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नीला, उजला, काला या लाल? इसका उत्तर आएगा काला। बिल्कुल सही उत्तर है काला। चलिए 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना? ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। क्या उत्तर आएगा इसका? जी हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। 6वां प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ये बता चुका हूं सबसे पहले मैं भी। बैंगनी, हरा, लाल या कोई नहीं? कोई नहीं का मतलब तो है ही नहीं है। 3 रंग का प्रकाश दिया हुआ है, किसी न किसी का तो होगा, चौथी ऑप्शन तो मतलब ही नहीं है। तो सबसे कम किसका होता है? बैंगनी। इन दिए हुए रंगों की बात कर रहे हैं तो बैंगनी। चलिए 7वें प्रश्न की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी आँख के अंदर, हमारे नेत्र के अंदर बहुत तरह के दृष्टि दोष हो सकते हैं। उनमें से कुछ दोष हैं दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। 2 मुख्य प्रकार के दृष्टि दोष हैं। इनके अलावा भी और हैं, हमारे सिलेबस के अंदर भी और हैं, लेकिन मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं जिसमें हमें ठीक करने के लिए इसमें कौन सा लेंस चाहिए होगा? उत्तल लेंस चाहिए होगा। सही उत्तर देखते हैं इसका, उत्तल लेंस। बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। जी हाँ, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है? देखिए, पहले सबसे पहले तो इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं। न्यूनतम दूरी स्पष्टतम दृष्टि के लिए, आप देखिए किसी बुक को उठाइए जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, या नोटबुक उठाइए जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, और आप उसको अपनी आँखों के बिल्कुल धीरे धीरे पास लाइए। और जैसे धीरे धीरे पास लाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आँखों पर जोर पड़ता जाएगा उस चीज़ों को पढ़ने के लिए। और जैसे ही आप आँखों से दूर लेके जाएंगे और काफ़ी दूर तक ले जाएंगे, काफ़ी मतलब 40-50 सेंटीमीटर तक दूर लेके जाएंगे, तब उस दूरी पर जाकर क्या होगा, तब भी आपको उन अक्षरों को पढ़ते हुए कुछ परेशानी अनुभव हो रही होगी। और आप कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी दूरी पाएंगे जहाँ पर क्या है, आपको वो पढ़ने में बिल्कुल आसानी महसूस हो रही होगी। तो एक ऐसी दूरी जिस पर आप किताब के या कॉपी के लिखे हुए अक्षरों को आसानी से और बिना परेशानी के पढ़ सकते हैं, वह दूरी क्या कहलाती है? स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत पर होता है 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से अधिक। सही उत्तर देखते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 10वां प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। एक दूर बिंदु होता है, एक होता है निकट बिंदु। अब दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक एक मानव की नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकती है। और निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर, बिंदु मतलब दूरी, जिस दूरी तक एक
मानव नेत्र किसी पास पड़ी वस्तु को कितना अपने आँख के नज़दीक से नज़दीक लाए ताकि वह उसको साफ साफ देख सके। तो दूरबिंदु की बात करें तो वैसे तो एक जो सामान्य आँख होती है वह अनंत पर पड़ी वस्तु को भी आसानी से देख सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि अनंत पे तो तारे भी हैं तो हमें थोड़ी दिखाई देते हैं, या अनंत पे तो बहुत कुछ है तो हमें थोड़ी दिखाई देता है। जी आपको दिखाई देता है, बट वो बात अलग है कि उसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि आप उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको आप विश्लेषण नहीं कर पाते कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए सामान्य आँख की जो अधिकतम दूरी है, यानी कि अगर हम बात करें सामान्य आँख का जो दूरतम बिंदु है वह क्या है, अनंत होता है। और निकटतम बिंदु क्या होता है, वह होता है 25 सेंटीमीटर। सही उत्तर देखते हैं, अनंत पर। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूरतम बिंदु क्या है, अनंत पर होता है। प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन के अंदर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के कुछ MCQs किए। इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। टॉपिक्स की डिस्कशन भी की है हमने इसके अंदर। आप अपने टीचर की हेल्प से, बुक्स की हेल्प से बाकी प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, सीखिए और आने वाले समय के लिए तैयार होइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।